नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब खेती के स्नातक भी प्रोफेशनल यानी पेशेवर कहलाए जाएंगे। मिट्टी की जांच किसानों के लिए होगी लाभदायक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिलेगी राहत। धान का समर्थन मूल्य बढ़ा। धान को पत्ती लपेटक कीटों से बचाएं। अब समाचार विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने खेती और संबंधित विषयों की ग्रेजुएशन की डिग्री को प्रोफेशनल डिग्री घोषित करने की सूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब खेती के स्नातक भी प्रोफेशनल यानी पेशेवर कहलाएंगे। इस बात का फायदा इन छात्रों को तमाम स्कॉलरशिप को पाने और नए उद्यमों को शुरू करने में मिलेगा। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई ICAR की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। यह मुद्दा काफी समय से चल रहा था। दरअसल एक आम स्नातक डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री का अंतर यह होता है कि आम स्नातक को केवल संबंधित विषय में थ्योरी का ज्यादा और प्रैक्टिकल का कम ज्ञान होता है, जबकि प्रोफेशनल कोर्स करके निकले छात्रों के लिए माना जाता है कि वे पढ़ाई पूरी करके उद्यमों में नौकरी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्रोफेशनल डिग्री में प्रैक्टिकल का हिस्सा ज्यादा शामिल किया जाता है। जिस प्रकार हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी तरह फसलों के लिए भी संतुलित आहार यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व उन्हें मिट्टी से मिलते हैं, इसलिए खेती के लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक और असंतुलित उर्वरकों और कृषि रसायनों के प्रयोग से खेत की मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है। भरपूर उत्पादन के लिए खेत की मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की मात्रा और मिट्टी का स्वास्थ्य जानने के लिए मिट्टी परीक्षण कराना आवश्यक हो जाता है। मिट्टी की जांच कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे मृदा परीक्षण से ये पता चलता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। खेत की मिट्टी कौन कौन से फसल के लिए उपयुक्त है। मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता का स्तर जानने के लिए भी मृदा परीक्षण जरूरी माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता में वृद्धि के लिए भी मृदा परीक्षण जरूरी हो जाता है। इस समय देश के कई कृषि प्रधान राज्य भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसके 14 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्हें एक कमेटी गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस कमेटी में कृषि विभाग और राजस्व विभाग के आदमी के साथ ही बैंक और बीमा कंपनी का आदमी भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा निपटान में जो यूनिट है वो ग्राम पंचायत रखी गई है, यानी ग्राम पंचायत के कुल नुकसान के आकलन के आधार पर ही बीमा कंपनी वहां के किसानों को बीमा बांटना शुरू करेगी। राज्य में धान का समर्थन मूल्य सरकार ने 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की खरीद के लिए समय सारणी जारी कर दी है। धान खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य 1470 रुपए प्रति क्विंटल है और ए ग्रेड के धान का समर्थन मूल्य 1510 रुपए क्विंटल घोषित किया गया है, जबकि पिछली बार सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1410 रुपए और ए ग्रेड का 1450 रुपए प्रति क्विंटल था। इस समय धान की फसल में पत्ती लपेटक और तना लपेटक कीटों का खतरा रहता है। यह तने के नीचे की ओर छेद कर देता है। किसानों को इसका पता 60 दिनों में चलता है। यदि किसी किसान की फसल में यह समस्या है तो क्लोराट्रिनिलीप्रोल को 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लाएं। इसके अलावा जिनकी फसलों में हरा फुदका और भूरा फुदका की समस्या है तो वे अपने खेतों में विप्रोफेजिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर खेतों में डालें। इस मौसम में अगर आप कद्दू, करेले और लौकी की खेती करते हैं तो इस मौसम में इन्हें फल मक्खी से खतरा होता है, जो फलों को सड़ा देती है। इसे बचाने के लिए बाजार में फ्रूट फ्लाई ट्रैप खरीदकर खेतों में लगा सकते हैं। यदि बाजार में आसानी से नहीं मिल रहा है तो इसका एक प्राकृतिक उपचार भी है। किसान प्रति लीटर गुड़ के घोल में 1 से 2 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास मिला लें। इसके बाद 8 से 10 डिब्बों में इस घोल को भरकर खेतों के बीच बीच में टांग दें। इसी के साथ डिब्बे के अगल बगल छेद भी कर दें। किसान भाइयों, अब आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1660 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1700 रुपए प्रति क्विंटल और इटावा की मंडी में गेहूं का भाव 1610 रुपए प्रति क्विंटल। लखीमपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1670 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2260 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 2240 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2220 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भाव पर नजर डालें
तो आगरा की मंडी में सरसों 4,350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 4,270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इटावा की किसान मंडी में सरसों का भाव 4,180 रुपए और लखीमपुर की मंडी में सरसों 4,250 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 1,380 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में आलू 1,535 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में आलू 1,250 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में आलू का भाव 1,210 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर की कीमतों को भी देखें तो आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1,270 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का भाव 1,220 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 1,250 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1,170 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। आखिर में एक नजर प्याज की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में प्याज का भाव 820 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में प्याज 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में प्याज 800 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में प्याज का अधिकतम औसत भाव 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है।
किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खरीफ की फसलों में जल प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, कुछ में हमें कम जरूरत पड़ती है। तो किस तरीके से हम ध्यान रखें ताकि जो पानी की कमी है वो पूरी होती रहे और हमारी फसल जो है एक बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सके अंत में। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज इलाहाबाद से विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रसाद श्रीवास्तव जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि जो खरीफ की फसलें हैं वो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं कि जिसमें जल प्रबंधन की आवश्यकता है। किसान भाइयों नमस्ते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खरीफ फसल के लिए कि क्या जल प्रबंध करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रथम कि धान तो आप जानते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी धान की खेती आप कर सकते हैं। उसी तरह और भी फसल बहुत है, मैं अरहर है, मक्का है, बजरा है, उड़द है, तिल है, मूंगफली है। तो ये जितनी भी फसल है इन फसलों के लिए जल प्रबंध अलग होनी चाहिए। जैसे धान में पानी ज़्यादा, अगर नीचे जमीन पर अगर आप धान बोते हैं तो गहराई के आधार पर कितनी पानी आवश्यकता है पौध को, उसके आधार पर आप पानी एकत्रित करेंगे और लगाएंगे खेत में। अगर ऊंचे जमीन पर खेती करते हैं तो इसके आधार पर भी आपको जल प्रबंध करना है कि क्या पौधों के कितनी पानी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं धान के फसलों का स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, जो तराई एरिया भी होते हैं, कुछ ताल की जमीनें होती हैं, वहां तो पानी कम आवश्यकता है। बरसात हुआ कुछ दिन, 1 आध महीना 2 महीना पानी लगे रहते हैं खेत में। लेकिन जो ऊंचे वाली जमीन है, जो ताल एरिया तराई वाली क्षेत्र नहीं है, तो वहां पानी के लिए आपको प्रबंध करना है। जैसा भी बरसात हो रहा है, बहुत से किसान भाई धान लगा चुके हैं, कुछ लगा भी रहे हैं। जो किसान भाई अगेती फसल की धान लगा चुके हैं उनके लिए तो है कि वो जल प्रबंध करें और समय समय पर सिंचाई करते रहें। कहीं बरसात हो रहा है, कहीं बरसात नहीं हो रहा है, तो इसका भी ध्यान दें कि कैसे हम सिंचाई करें, कहाँ से पानी की व्यवस्था करें, मेरा स्रोत कहाँ है, ये मुख्य चीज है। डॉक्टर साहब, ये तो धान की बात है कि धान में कितना ध्यान रखना है किसान भाइयों को, पानी की व्यवस्था करते रहना है। इसके अलावा जो फसलें हैं उसमें कौन कौन सी फसलें हैं और किन किन फसलों में कितना जल प्रबंधन करें, क्या ध्यान रखें किसान भाई। किसान भाइयों, हर फसल के लिए अलग अलग जल प्रबंध करना है आपको। जैसे धान के बारे में बताया, उसी तरह मक्का जवार के बारे में बताना चाहता हूँ। मक्का में भी आप जानते हैं कि बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। ये फसल बरसात के ऊपर निर्भर रहती है। अगर 2 या 3 बरसात हो गया, फसल को पानी मिल गया, तो आप वहां जल प्रबंध करने का आवश्यकता है। कहने का मतलब कि 50 से 60 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले वर्षा पर मक्का, जवार, बजरा, तिल की खेती कर सकते हैं। वहीं पर मैं अब अरहर के बारे में बताना चाहता हूं। अरहर के लिए भी बहुत ज्यादा जल की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, अगर अरहर खेत में ज्यादा जल लग गया तो आपके पौध सूख जाएगा, मुरझा जाएगा और फिर वो अरहर की खेती ठीक से नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि इसी तरह तिल की भी खेती है, तिल के लिए मूंगफली की भी खेती है, मूंगफली के लिए भी यही सब चीज आपको देखना है। तो किसान भाइयों, मेरा एक राय है, विचार है, मैं आपको उस पर कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, एक राय दे रहा हूं। कृषि दर्शन से मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं राय दे रहा हूं कि आप जल निकासी की व्यवस्था अवश्य रखें। कुछ फसलों में पानी जम जाता है, उसकी जल निकासी करें। कुछ फसलों में पानी कर सकता है, उसको पानी को संचित करें। और साहब, जैसे कि आपने बताया कि किस फसल में कितना जल प्रबंधन करना, साथ ही साथ कुछ फसलें ऐसी इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, किसान भाई को वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी फसलें इसमें किसान? देखिए किसान भाइयों, मैंने कहा कि अरहर, बजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, ये सब फसलें और कुछ रेशे वाली भी फसलें हैं, कपास, जूट, ये भी फसलें हैं। इसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि कहीं सूखा हो गया, कभी टेम्परेचर घट रहा बढ़ रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था में मैं आपसे कहूंगा कि पोखरा है, तालाब है,
या कहीं भी पानी एक बार संचय करें, एकत्रित करें और समय समय पर जो सिंचाई करनी है उसकी सिंचाई करते रहें। जैसे आपने डॉक्टर साहब कहा कि तापमान में भी परिवर्तन होता रहता है, जाहिर सी बात, कभी बारिश होती, कभी नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम होती, तो तापमान के आधार पर कैसे ध्यान रखें किसान? हाँ किसान भाइयों, अगर आर्द्रता है, हवा, सूर्य के प्रकाश, आर्द्रता, तापक्रम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है फसल के लिए। तो खरीफ फसल में इस समय आप देखिए कि कहीं हर जगह, हर जिले में पानी गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में सब जगह पानी गिर रहा है, कहीं पानी नहीं गिर रहा है, आप ये भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर आर्द्रता देखिए कितनी, हमारे फसल में कितनी आर्द्रता है, 3 से 5% है कि 15% कि 16%। आप देखिए कहाँ पर तुरंत सिंचाई करनी है, पानी नहीं गिर रहा है, वहां पर तुरंत सिंचाई करिए। कहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता है वहां प्रकाश की व्यवस्था करें। कहाँ पर अधिक हवा, तेज हवा चलने से भी फसल में आर्द्रता की एक तरह से वाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है। पानी पौध के द्वारा, फूल के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, जड़ के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है पौध को। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब फसलों के लिए, कुछ फसलों के लिए, जैसे कुछ फसलों में हम बता दें, जैसे मूंगफली है, मूंगफली में भी पानी की आवश्यकता है, एकदम नहीं। वहीं पर हम एक और मक्का और उड़द की बात कर दें, मसूर की भी बात कर दें, तिल की, जैसे तिल है, तिल में एक आध पानी भी हो जाता है तो खेती हो जाएगा, वहां आपको मैनेज करने की, प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, खरीफ के कुछ ऐसी फसल है, एक्चुअली बरसात वाली फसलें हैं, इसमें कुछ जगह आपको प्रबंध करनी है और कुछ फसलों में नहीं करनी है। विदाउट पानी के भी, बिना पानी के भी फसल हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो है किसान भाइयों को लगातार अपने खेतों का निरीक्षण करते रहना है। अगर कहीं तापमान ज्यादा है या फिर कहीं आर्द्रता ज्यादा है तो जहां पे लगे कि हमें पानी की आवश्यकता है, करनी है, वो बिल्कुल निरंतर उसमें एक नमी बनाए रखें। ज्यादा अगर पानी हो जाए तो जो है उसकी निकासी की भी व्यवस्था रख दें। जल संचित करने के कौन कौन से तरीके कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों, अभी हमने कहा कि देखिए, अगर मान लीजिए बरसात के समय तो आप फसल, आपका सिंचाई हो जा रहा है, अब फिर बरसात बंद हो गया तब कैसे सिंचाई करेंगे? इसीलिए जल प्रबंधन की हम बात करते हैं फसलों के लिए कि ये अलग से हम एक कुआं, तालाब और पोखरा बनवाएं। तो ये भी एक तरीका पानी एकत्रित करने का। आप एकत्रित करिए। अगर खाली जमीन है, उसरिए भूमि है, अम्लीय भूमि है, जहां पर खेती नहीं हो सकता, वहां इसका प्रयोग करें। और इस प्रयोग में मैं एक बात और कहूंगा कि इससे ये फायदा होगा कि समय समय पर सिंचाई भी करेंगे और भी उसमें अगर कोई चीज करना चाहते हैं उस जल प्रबंध में, तो छोटी छोटी लघु उद्योग भी उस जल प्रबंध में कर सकते हैं, जैसे मछली पालन और सब चीजें। तो ये बहुत फायदेमंद है, इसको जरूर करें। यानी कि जो पानी संचित करने के साधन आपने बताएं कि थोड़ा तालाब की व्यवस्था कर सकते हैं, पोखरा की व्यवस्था कर सकते हैं, वहां पे ये मछली पालन और जो है इस तरह के जो है व्यवसाय भी किसान भाई कर सकते हैं। मतलब एक साथ जो है दो काम कर सकते हैं, डबल फायदा उठा सकते हैं। सामान्यतः ये ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि जो जितना पानी डालना उतना डाला, और निकासी की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर देखें, जो किसान भाई व्यवसायिक इस तरह से मूंगफली है, तिल है, ये सब व्यावसायिक फसलें किसान भाई करते हैं, तो उसमें और क्या क्या ध्यान रखें किसान? देखिए किसान भाइयों, मैं एक चीज और बताता हूँ। देखिए, खरीफ वाला गन्ना के भी खेती होती है, शुगर केन, गन्ना और तिल, मूंगफली, इसको हम नगदी फसल कहते हैं। मक्का भी नगदी फसल है, आप खेत में ही बेच देते हैं। भुट्टा, तो मैं देखिए इन फसलों के लिए मैं बताऊंगा कि आप जो हैं इसके लिए जल प्रबंध बहुत अच्छा है। जैसे गन्ना में जल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, आप जानते हैं कि 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन पर सिंचाई की आवश्यकता है। तो यहाँ जरूर एक गड्ढा या तालाब या पोखरा बनाइए। अगर गन्ना आप 10-20 बीघा में बोए हैं, 2-4 एकड़ में बोए हैं, तो इसके साथ में व्यवस्था, अगर छोटे लघु किसान बहुत छोटे ही एरिया में बोया है, मान लीजिए 1 बीघा बो दिया, आधा बीघा, तो चलिए ट्यूबवेल से सिंचाई या कहीं और नहर से सिंचाई कर लीजिए। लेकिन जो किसान भाई लंबे स्तर से खेती कर रहे हैं गन्ना के, उसके लिए मैं कहूंगा कि इसके लिए जरूर जल संचय करें। और अब बात तिल, मूंगफली की, देखिए भी नकदी फसल है,
हम बाजार में इस फसल को बेच देते हैं, तो खेती ही बेच देते हैं और खरीद लेते हैं व्यापारी, आपको नगद पैसा मिल जाता है। तो किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहूंगा कि मूंगफली के लिए भी कम से कम 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जहां बरसात ज्यादा हो रहे हैं, जो तराई एरिया, वहां 2 या 1 सिंचाई होती है, तो आप उसके लिए भी जल की व्यवस्था करें, क्योंकि ये भी आपको नकदी फसल, इससे पैसे मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो है खरीफ में किस तरीके से जल प्रबंधन किया जाए, खासकर धान है या जो नकदी फसलें हैं, इनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार किसान में निरीक्षण करते रहे, जहां तापमान के आधार पर अगर कम जल है तो उसकी व्यवस्था कर दें, ज्यादा हो रहा है तो उसकी निकासी करें, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा उत्पादन खेतों में मिलेगा। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, एक ही तरीका है जब आप बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, लगातार आप अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें, जहां पर जो कमी दिखाई दे उसकी पूर्ति करते रहें। और जल के बारे में बात करें, इस समय जो बरसात का मौसम है, कहीं ज्यादा कहीं कम बारिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर पानी की कमी है, उसको पूरा करिए। अगर ज्यादा लग रहा है तो उसकी निकासी की उतनी व्यवस्था रख दीजिए, ताकि जो है एक बेहतर उत्पादन आप प्राप्त कर सकें और बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। इस तरह की विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।